हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमआरएस मैम केमिस्ट्री रेजोनेंस। मैं आपको आज 27 जुलाई को हुए पेपर शिफ्ट 1 के ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, जो कि मेमोरी बेस्ड हैं, जो हमने स्टूडेंट से कलेक्ट किए। ऑर्गेनिक के टोटल हमने 10 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जो मेमोरी बेस्ड बच्चों ने बताए हैं। उनमें पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ बी। बहुत ईजी सा एक क्वेश्चन था, जिसमें फिनॉल और साथ में एक अल्कोहल दे रखा है, उसकी रिएक्शन हमको HCl से करानी थी। तो HCl के साथ जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो ये एक SN1 रिएक्शन होगी। SN1 रिएक्शन में दिस अल्कोहल प्रोटोनेटेड विद हाइड्रोजन एंड आफ्टर प्रोटोनेशन this OH group become a very good leaving group, and after removal of this OH, carbocation will form at this carbon. And now the nucleophile Cl minus attach on this one. The product A is CH2Cl and OH. बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ OH लोन पेयर के डिलोकेलाइजेशन की वजह से इनएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल अल्कोहल, इसलिए ये वाला OH रिएक्शन नहीं करेगा SN1 में। नाउ A फर्दर रिएक्ट विद NaI. This is SN2 reaction. Now nucleophile I minus easily replace chlorine, और इसीलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH2I और OH। हमें आइडेंटिफाई करना था प्रोडक्ट B। चारों ऑप्शन में यदि हम देखें, जिसमें यहाँ रिएक्शन हो रही है लेकिन फिनॉल पे रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ये ऑप्शन यदि हम मैच करें तो स्ट्रक्चर A में गिवन है। ये 12th का SN1 और SN2 का मिक्स क्वेश्चन था। पहले स्टेप में SN1 हो रही है, सेकेंड स्टेप में SN2 हो रही है, इसलिए आंसर विल बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर। ये इसका सॉल्यूशन दिया है कैसे। पहले प्रोटोनेशन होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, देन Cl माइनस बाय SN1, but NaI further react by SN2 mechanism. Now question number 2, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बायोमोलिक्यूल चैप्टर में से। A sugar acts on heating, dehydrate very slowly and form furfural which react with resorcinol and hydrochloric acid and give colored compound, then that compound X will be। हम आगे पढ़ेंगे ये जो चीज़ लिखी हुई है फरफ्यूरल का बनना, कलर, रिसोर्सिनॉल। बेटा ये एक टेस्ट होता है जिसको हम बायोमोलिक्यूल में यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज एंड कीटोज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, सेल्वेनॉफ टेस्ट। सेल्वेनॉफ टेस्ट जो होता है दैट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज और कीटोन को जब हम गर्म करते हैं, डिहाइड्रेट हो जाता है इमीडिएटली, देन दैट इज द कीटोज। जो स्लोली डिहाइड्रेट होता है वो होता है एल्डोज। उसके बाद आफ्टर डिहाइड्रेशन, आफ्टर हीटिंग, जब हम उसमें रिसोर्सिनॉल और HCl डालते हैं, यदि वो बिल्कुल डार्क रेड कलर का कंपाउंड बना रहा है तो कन्फर्मली वो एक कीटोज है। और यदि वो रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद एक लाइट पिंक कलर का स्लोली फॉर्मेशन से कंपाउंड बना रहा है तो वो एक एल्डोज होता है। दिस इज नोन एज सेल्वेनॉफ टेस्ट। और इस टेस्ट के बेसिस पर यहाँ हम एल्डोज कीटोज निकालेंगे। लैंग्वेज में गिवन था वेरी स्लोली डिहाइड्रेटेड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इस टेस्ट में हमेशा एल्डोज स्लोली डिहाइड्रेट होते हैं और लाइट कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं आफ्टर एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रिसोर्सिनॉल। तो इसका मतलब ये जो लैंग्वेज है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि वो हमसे एक एल्डोज पूछ रहा है, दैट शुगर इज अ एल्डोज। इसमें आप देखेंगे पहला एल्डोपेंटोज है, दिस इज कीटोज, दिस इज कीटोज, दिस इज नॉट अ शुगर, दैट्स व्हाई आंसर गो विद ऑप्शन 1। दिस इज नोन एज सेल्वेनॉफ टेस्ट, जो कि इसके ऑप्शंस में गिवन होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम थर्ड, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में बायो आपका जो चैप्टर था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसा कि प्रीवियस आपने लास्ट अटेम्प्ट में भी देखा, इस बार के अटेम्प्ट में भी। उसमें फर्स्ट कॉलम में खूब सारी स्ट्रक्चर्स दी गई थी जिनको हमें सेकंड कॉलम से मैच करना था।
ये जो स्ट्रक्चर होती है ए, ये बेटा नेम होता है सैक्रिन का। सैक्रिन इज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज 550 टाइम मोर स्वीटर देन रेगुलर शुगर। तो आप ऑप्शन में देखोगे एंटीसेप्टिक 550 टाइम स्वीटनर, तो सैक्रिन की मैचिंग किससे हो जाएगी? क्यू। जो ये सेकंड बी ऑप्शन है, ये भी बेटा बहुत कॉमन है, काफी बार पूछा जा चुका है। दिस इज अ वेरी कॉमन एंटीसेप्टिक विच इज यूज मेनली इन डिटॉल्स। डिटॉल्स में, सोप में, इन सब में एज ए एंटीसेप्टिक टर्पिनॉल और एक क्लोरोजाइनिनॉल मिक्स किया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है क्लोरोजाइनिनॉल की, जो कि डिटॉल में प्रेजेंट होता है एंड दैट प्रोवाइड अ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो इसका मैचिंग यदि हम देखें तो ये मैच किससे करेगा? पी से करेगा। इसी के अगले ऑप्शन में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी स्ट्रक्चर बना के दी थी, लेकिन ये भी हम यदि इस स्ट्रक्चर को देखें, फिनॉल डेरिवेटिव अल्कोहल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। और मॉर्फिन एक नारकोटिक ड्रग्स है। यदि हमने इसने केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में गिवन है, दिस इज अ नारकोटिक ड्रग्स एंड द लास्ट वन इज अ ट्रांसक्विलाइजर दैट इज नोन एज नाड्रिल। नाड्रिल एक ट्रांसक्विलाइजर ड्रग्स है जिसमें से आपको ये एक स्लीपिंग ड्रग्स में यूज किया जाता है। तो सी की मैचिंग है नारकोटिक ड्रग्स एंड दिस इज नाड्रिल फेनेल्जीन दैट इज अ ट्रांसक्विलाइजर। यदि हम इस कॉम्बिनेशन को देखें जो मैचिंग थी, तो हमने अभी देखा जो ए था दैट इज अ सैक्रिन विच मैच विद क्यू। बी था एक एंटीसेप्टिक लिक्विड टर्पिनॉल क्लोरोजाइनिनॉल। सी मैच हो रहा है विद आर नारकोटिक ड्रग्स। डी मैच हो रहा है विद ट्रांसक्विलाइजर। तो इसीलिए इस मैच द कॉलम का आंसर विल बी ए ऑप्शन, जिसमें सीधा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, जैसा कि अपन अटेम्प्ट 1 में भी सीख चुके हैं, अभी जो जून में हुआ, जुलाई में भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक अच्छा खासा मैचिंग पूछा जा रहा है। सीधा स्ट्रक्चर्स को उनके नाम के साथ मैच करना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे नेम मॉर्फिन, क्लोरोजाइनिनॉल which is used in Detols, and this is saccharin, this is a artificial sweetener which is 550 times more sweeter, and this is phenelgene or Nadril. Again fourth question, match the column, जो हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं, बहुत कॉमन है। फर्स्ट नेम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ये नेम है जिसका अपन सभी जानते हैं बेस्ट नेम। दिस इज नोन एज हिंसवर्ग रिएजेंट विच इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। हमें मैचिंग करनी थी, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की मैचिंग किससे होगी? क्यों? हिंसवर्ग रिएजेंट। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ऑप्शन में हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हम सभी जानते हैं, पढ़ते भी हैं। Hoffman bromamide degradation done on 1 degree amide with bromine in presence of strong base NaOH KOH. Then that 1 degree bromide change into 1 degree amine. लेकिन ऑप्शन में मैच द कॉलम में जैसा कि सभी स्टूडेंट्स ने बताया कि किस कॉलम 2 में कहीं भी एमाइड ऑप्शन में नहीं था। तो जब एमाइड ऑप्शन में नहीं है तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इज अ मेथड विच इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। तो इसलिए बी ऑप्शन की मैचिंग होगी पी 1 डिग्री अमाइन। कार्बिल अमाइन टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट बहुत कॉमन है, सभी स्टूडेंट जानते हैं। कार्बिल अमाइन टेस्ट इज अगेन अ टेस्ट विच इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। कोई भी 1 डिग्री अमाइन को जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में गर्म करते हैं KOH NaOH के साथ, देन 1 डिग्री अमाइन प्रोड्यूस हाईली पंजेंट प्रोडक्ट विद आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप। इसमें कोई भी 1 डिग्री अमाइन जो होता है वो आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो आप यहां देखेंगे रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन की है, लेकिन जो भी ऑप्शन हमको दिए गए थे वो 1 by 1 मैचिंग के थे। ऐसा है, हम सभी जानते हैं कार्बिल अमाइन टेस्ट 1 डिग्री अमाइन देता है। ऑप्शन में था आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन, लेकिन किसी भी ऑप्शन में अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट एक की मैचिंग 2 के साथ नहीं थी। तो यदि हमने इसकी मैचिंग 1 डिग्री अमाइन से कराई है
तो हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट गो विद आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन, सॉरी कार्बिलएमाइन टेस्ट गो विद आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन। लास्ट जो मैचिंग था वो था हॉफमैन मेथड। हॉफमैन मेथड में एज सच अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट कोई भी नया वर्ड गिवन नहीं था, तो हॉफमैन एलिमिनेशन से, क्योंकि मैचिंग बची केवल एक एंटी सेटजेफ एल्कीन। हम सभी एलिमिनेशन में पढ़ते हैं दो तरह की एल्कीन होती है, सेटजेफ एल्कीन विच इज द मोस्ट स्टेबल एल्कीन विद मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन ऑन डबल बॉन्ड। लेकिन आपको लिखा है हॉफमैन एल्कीन, दैट इज द जस्ट रिवर्स ऑफ सेटजेफ एल्कीन। तो डी की मैचिंग किससे होगी? आर से। तो इस मैचिंग के यदि हम कॉम्बिनेशन को देखें, ए के साथ जाएगा क्यू, ए के साथ क्यू यदि हम देखें तो कौन से ऑप्शन में है? केवल थर्ड में। बी के साथ जाएगा पी, सी के साथ आर और एस। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी ऑप्शन, जो कि 1/1 की मैचिंग के हिसाब से है। हिंसबर्ग रिएजेंट, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन विच इज चेंज 1 डिग्री अमाइड इनटू 1 डिग्री अमाइन, कार्बिलएमाइन टेस्ट विच चेंज 1 डिग्री अमाइन इनटू आइसोसाइनाइड, and Hoffman method produce anti-Sedgwick alkene. Okay, फिफ्थ क्वेश्चन पॉलीमर चैप्टर में से पूछा गया है, जो कि हम सभी को पता है पॉलीमर एक बहुत बढ़िया चैप्टर है जिसमें एक बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है। नोवोलैग, नोवोलैग जो पॉलीमर होता है दैट इज द लीनियर ब्रांचलेस पॉलीमर, स्ट्रेट चेन लीनियर ब्रांचलेस पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। और जब उसी को और ज्यादा गर्म करते हैं देन दैट नोवोलैग फर्दर चेंज इनटू हाईली ब्रांच पॉलीमर बेकेलाइट। तो नोवोलैग के भी मोनोमर्स वही होंगे जो कि किसके होते हैं? बेकेलाइट्स के होते हैं। नोवोलैग इज अ लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनॉल। और जब वो हाईली ब्रांच हो जाता है, हाईली नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसी को हम कहते हैं बेकेलाइट। ग्लिप्टेल, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल के कॉम्बिनेशन से बना नोवोलैग। ग्लिप्टेल, ग्लिप्टेल में आता है थैलिक एसिड और एक इथाइलिन ग्लाइकॉल। थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलकर बनाते हैं ग्लिप्टेल। देखिए ग्लिप्टेल के मोनोमर्स जो कि सेकंड कॉलम में दिए गए थे, थैलिक एसिड एंड ग्लाइकॉल। टरथैलिक एसिड से बनता है डेक्रोन, दैट इज ऑल्सो नोन एज टेरिलीन। टेरिलीन में क्या होता है? टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड कंबाइंड विद ग्लाइकॉल एंड प्रोड्यूस पॉलीमर डेक्रोन। और डेक्रोन का ही बेटा दूसरा नेम होता है टेरिलीन, इसलिए डेक्रोन की जो मैचिंग होगी वो होगी पी से। बचा ब्यूना एस। ब्यूना एस इज द पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरीन। रिमेनिंग डी मैच विद आर ऑप्शन। अब हम यदि इन कॉम्बिनेशंस को हम सर्च करें, बहुत इजी सा क्वेश्चन था पॉलीमर एंड मोनोमर की मैचिंग का, तो नोवोलैग वाला आंसर मैच करेगा एस से। तो एस ऑप्शन इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है। बी ऑप्शन ग्लिप्टेल का क्यू इसमें भी है, और लास्ट में यदि हम देखें डेक्रोन का पी, तो आंसर किसके साथ जा रहा है? 4। दैट्स वाई आंसर ऑफ दिस फिफ्थ क्वेश्चन, मैचिंग जो पॉलीमर से पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, बेंजीन साइक्लोऑक्टाटेट्राईन एंड दिस नेम इज एन्यूलीन 10। ये 3 कंपाउंड्स आपको लिखे गए हैं जो देखने में एरोमेटिक लग रहे हैं। नाम के नीचे लिखा हुआ था बेंजीन इज एरोमेटिक, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन COT देखो नाम लिखा है नॉन एरोमेटिक, और एन्यूलिन 10 को भी लिखा हुआ है एरोमेटिक। ये एक फर्स्ट क्वेश्चन में हम सभी जानते हैं कि जो एन्यूलिन 10 होता है उसमें हाइड्रोजन की रिपल्शन की वजह से ये प्लेनर नहीं होता है। इसमें दोनों रिंग प्लेनर नहीं होती, उस रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में रहेगा, और जब भी रिंग में प्लेनैरिटी नहीं होती है तो वो कभी एरोमेटिक नहीं होता। तो ये जो ऑप्शन है थर्ड वाला एन्यूलिन 10, एन्यूलिन 10 एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्लेनैरिटी, इसमें प्लेनैरिटी नहीं है, ये प्लेनर रिंग नहीं है। तो जो पहला स्टेटमेंट इसको इन्होंने एरोमेटिक लिखा हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। प्लेनैरिटी इज वन एसेंशियल कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, ये बिल्कुल सही है। हकल के रूल्स के अकॉर्डिंग टू बिकम अ एरोमेटिक कंपाउंड दैट रिंग मस्ट बी अ प्लेनर कंपाउंड, दैट रिंग मस्ट बी प्लेनर, और प्लेनैरिटी होनी चाहिए। एनुलिन 10 में एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन दो हाइड्रोजन की रिपल्शन की वजह से ये रिंग प्लेनर नहीं होती, और प्लेनर नहीं है तो वो एरोमेटिक भी नहीं होगा। इसलिए एनुलिन 10 इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहला सेंटेंस रॉन्ग है बट सेकंड सेंटेंस करेक्ट है। इन चारों कॉम्बिनेशन में हम ये लाइन देखें तो ये किस ऑप्शन से मैच करती है? फोर्थ। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 है ये पूछा गया 11th के एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर से। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर में लास्ट में कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उन वैल्यूज पर जो मैचिंग है यही सेम दी गई थी कि फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन यदि 2 ppm से ज़्यादा हो जाए तो इनमें से उसके कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। फर्स्ट मैच द कॉलम में वैल्यूज थी जो कि एक आइडियल वैल्यू से ज़्यादा हो तो क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, एंड दैट हार्मफुल इफेक्ट गिवन इन सेकेंड कॉलम। फ्लोराइड, यदि फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन 2 ppm से ज़्यादा हो जाए तो इनमें से क्या होगा। हमारे जो टीथ हैं वो कैसे होने जाएंगे? ब्राउन कलर के। फ्लोराइड दांतों के लिए, टीथ के एनेमल्स को फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन 2 ppm से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी होंगे। तो इसका मैचिंग बिल्कुल सही है। सल्फेट, सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन या वैल्यू यदि सॉल्यूशन में आपके पास सल्फेट आयंस 500 ppm से ज़्यादा हो जाएं तो उसका मतलब होता है गिवन वर्ड लैक्सेटिव इफेक्ट्स आएंगे। लैक्सेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? इसमें पेट दर्द होगा, पेट में क्रम्पिंग्स होगी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, डायरिया की शिकायत हो जाएगी। इस सारे इफेक्ट्स को मिला के हम बोलते हैं उसको लैक्सेटिव इफेक्ट्स जनरेट होंगे। नाइट्रेट, नाइट्रेट की वैल्यू 50 ppm से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम एक नाम देते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब उसमें एक दूसरा वर्ड लिखा होता है, ये एनसीईआरटी में गिवन भी है। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक डेफिशिएंसी है जिसको हम कहते हैं मैथीमोग्लोबिनेमिया। मैथीमोग्लोबिनेमिया नाम की एक डिजीज हो जाती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। एंड द लास्ट वन इज लेड कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन 50 ppb, तो इसमें बेटा किडनी के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। यानी कि इन वैल्यू की अपर लिमिट, ये मिनिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा होते ही ये सारे हार्मफुल इफेक्ट जनरेट होंगे। और हमने जब इसको मैचिंग को सर्च किया इन सारे ऑप्शन में तो बेटा ये मैचिंग मैच हो रही है इन ऑप्शन 1। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी होगा फर्स्ट। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं 8th में। 8th क्वेश्चन में पूछा था, एक इंटीजर में पूछा गया क्वेश्चन था, बेंजीन पर ओलियम डालें तो सल्फोनिक एसिड बनेगा, सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ गर्म करें तो फिनॉल बनेगा। तो इसमें फर्स्ट की यील्ड दे रखी थी, ये एक्चुअली एरो पर लिखी हुई थी यहाँ 60% और ये यहाँ लिखी हुई थी 50%। यानी कि बेंजीन का केवल 60% पार्ट सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और उसका 50% पार्ट फर्दर किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोडक्ट में। देन परसेंटेज यील्ड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट की परसेंटेज यील्ड क्या होगी? मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन इजी है। जब फर्स्ट से सेकंड बन रहा है बाय द सल्फोनेशन, वो 60% है, 60% का फर्दर कन्वर्जन कितना हो रहा है? 50%। तो बताओ बेटा उसमें से टोटल कन्वर्जन कितना परसेंट होगा? ओनली 30%। तो आपके पास यदि स्टार्टिंग के फाइनल प्रोडक्ट की जो यील्ड है, यदि मैं स्टार्टिंग इस पूरे कन्वर्जन में देखूं
तो वो केवल और केवल हमको कितना परसेंट मिला, 30%। ठीक है, इसमें आपसे फाइनल प्रोडक्ट की परसेंटेज पूछी गई थी। ओके, इफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ मिक्सचर इज, एक पहला क्वेश्चन स्टीरियो का पूछा गया। जनरली जेईई मेन में स्टीरियो के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन स्टीरियो का पूछा गया, वो भी ऑप्टिकल प्योरिटी का। इफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ मिक्सचर इज 12.6 डिग्री एंड रोटेशन ऑफ प्योर ऑप्टिकल आइसोमर इज +30 डिग्री, देन फाइंड आउट ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ अ मिक्सचर। ऑप्टिकल प्योरिटी हमको यदि निकालनी है तो हम सभी जानते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी में थीटा ऑफ ऑब्जर्व थीटा का मतलब हमें मिक्सचर का कितना रोटेशन दिखाई दे रहा है अपॉन थीटा स्पेसिफिक इनटू 100। मिक्सचर का रोटेशन हमको दिखाई दे रहा है 12.6, टोटल रोटेशन आइस प्योर ऑप्टिकल का 30 इनटू 100। जब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42%। ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी होगी उस मिक्सचर की, 42%। ठीक है, यदि 12.6 है और 30 डिग्री आपको मिक्सचर का है, ऑप्टिकल प्योरिटी पूछी गई थी, तो ऑप्टिकल प्योरिटी को सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 42% ऑप्टिकल प्योरिटी होगी। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पीओसी के अंदर पूछा गया था। A 0.45 gram organic compound react with AgNO3 gives 0.36 gram pale yellow precipitate of AgBr. Find out percentage of bromine in given compound by Carius method. हम सभी जानते हैं Carius method used for the estimation of percentage of sulfur, for the percentage of phosphorus, for the percentage of halogen. Carius method से यदि हम निकालें percentage of bromine, तो एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgBr इनटू मास ऑफ AgBr PPT अपॉन गिवन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये कैरियस मेथड का एक फॉर्मूला है जो आप सभी ने पढ़ा होगा। हमें ब्रोमीन का एटॉमिक मास पता है, उसका मॉलिक्यूलर मास AgBr का पता है। AgBr का मास हमको दे रखा है 0.36, टोटल मास है 0.45 इंटू 100। कैलकुलेशन है, बहुत इजी सी कैलकुलेशन है। हम यदि इसी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 34.04। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 34.04 कैरियस मेथड की कैलकुलेशन से। आई होप सभी का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। थैंक यू। रेजोनेंस की तरफ से आप सभी को वेलकम।